weeks of rising escalations have brought both countries to their largest and unprecedented military conflict in years। यानी मैंने आपको बताई है टाइमलाइन के 13 फरवरी से लेकर आज तक जो मामलात हुए हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बने। और ये बात ये साहब भी वही बात कह रहे हैं कि एकदम से लड़ाई नहीं हुई, इस लड़ाई के पीछे दोनों कंट्रीज के दरमियान आपस में मामलात पहले से जो थे वो कशीदगी की तरफ थे और फाइनली ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये वॉर की तरफ गए हैं और हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं इसकी वजह से ईस्ट एशियन रीजन में। अगला स्टेटमेंट ये देते हैं कि diplomatic and strategic meltdown between both countries before July 24 made military clashes inevitable. High level channels of communication apparently remain scarce at the moment, so we can anticipate a prolonged fighting in the days एंड द वीक्स टू कम इफ नॉट मंथ्स। यानी ये साहब कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो अगले कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक जारी रहेगी और ये भी फियर एक खतरा सोचा जा रहा है कि ये कहीं जंग जो है वो सिविल वॉर की सिचुएशन इख्तियार ना कर ले, कहीं ये गोरिल्ला फाइटिंग की सिचुएशन इख्तियार ना कर ले। इसलिए अमेरिका और चाइना की इस जंग पे बड़ी नज़र है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि रीजन में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि देखिए इस टाइम दुनिया में बहुत सारी जंगें एकदम से इरप्ट हो रही हैं जिससे हमें लगता है, हमें फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑर्डर जो है वो दुनिया का वो एक नई फॉर्म में आ रहा है। अब ममालिक जो है डिप्लोमेसी से काम नहीं ले रहे, ममालिक कहते हैं कि अगर हमें हमारी राइट चाहिए, हमें हमारी स्पेस चाहिए तो फिर हमें जंग लड़नी पड़ेगी। अब मैं आपको अमेरिका का कनेक्शन भी बताता हूं कि थाईलैंड के साथ क्या है और कंबोडिया का कनेक्शन थाईलैंड के साथ क्या है। लेकिन एक बड़ा और ये ओंग चैंगपोर साहब ने जो पॉलिसी रिसर्चर है फ्यूचर फोरम के, इन्होंने एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और दिया। इन्होंने ये कहा कि there is a lot of uncertainties but both sides will try to maximize their advances and military positions as the front line with everything that respect have at their disposal। यानी ये साहब कह रहे हैं कि जब तक ये जंग जारी रहेगी दोनों जो है वो मिलिट्रीज कोशिश करेंगी कि वो जितना ज़्यादा इलाका दूसरे का ले सकती हैं वो ले लें। देखिए याद रखिएगा, सीज फायर से पहले मिलिट्रीज दोनों साइड्स की कोशिश करती हैं, चाहे वो तगड़ी मिलिट्री हो, चाहे वो माड़ी मिलिट्री हो, चाहे वो वीक मिलिट्री हो, वो कोशिश करती हैं कि वो किसी ना किसी तरह जंग के या सीज फायर होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा गेन ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा इलाका ले लें। इस हमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि थाईलैंड इस जंग जो इसने थाईलैंड ने इन्वेट किया है कंबोडिया को वो अपना तमाम इलाका वापस लेने की कोशिश करेगा या काफ़ी हद तक इलाका ले लेगा जो वो क्लेम करता आ रहा है पिछले 60 साल से। जो कंबोडिया को वो कहता है ये कंबोडिया का इलाका नहीं है, मेरा इलाका है, बाय पावर, बाय एयरफोर्स एंड बाय नेवी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ी फौज है, 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ी ताकत है थाईलैंड वो कंबोडिया से। तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि बहुत सारा इलाका जो है वो थाईलैंड कैप्चर कर ले कंबोडिया का और फिर सीज फायर हो, जिसके बाद अगले 20 साल और किसी नई तरह की जो है वो जंग दोनों ममालिक के दरमियान जारी रहे, जिस तरह रशिया यूक्रेन में हो रहा है। सो द थिंग इज दैट कि ये जंग जो है ख़त्म होने के बाद भी मामला दोनों ममालिक के दरमियान ठीक नहीं होंगे। मैं आपको फिर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी किसी मुल्क के दरमियान जंग ख़त्म होती है और इलाका अगर कोई मुल्क किसी का ले ले तो वो मसला जो है वो फिर अगले कई सालों तक जारी रहता है, वो मसला एकदम ख़त्म नहीं होता। दैट्स अ बेसिक रीज़न वाई ये कंबोडिया और थाईलैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आने वाले वक्त में बढ़ेगा। ये सिर्फ जो ये टेम्पल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इट्स अबाउट द लैंड। टेम्पल का नाम लेके थाईलैंड जो है वो अपने लोगों के जज्बात तो उभार सकता है बट इन रियलिटी वो उसको लैंड चाहिए, जो लैंड वो पिछले 60 साल से कह रहा है कि मेरा हक था, वो आपने कंबोडिया को वैसे ही दे दिया और आपने मुझे साइड पे लगा दिया। दैट्स अ बेसिक रीज़न वाई ये जंग शुरू हुई है और इसमें ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि स्टार्ट जो है वो थाईलैंड ने ही किया है। ऑब्वियसली कंबोडिया ने भी कहीं ना कहीं इसको प्रोवोक किया होगा बट एज ए बिग पावर क्योंकि इन्वेजन जो है वो थाईलैंड की तरफ से हुई है, अदरवाइज ये जंग सिर्फ बॉर्डर तक रहती। अब ये जंग इन्वेजन की तरफ आ गई है तो फिर देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या होगा। क्योंकि ये जो थाईलैंड ने इन्वेजन की है, इस इन्वेजन के बाद हमें खित्ते में और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल पे मामलात गंभीर नज़र आएंगे। मलेशिया के स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, चाइना के स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ थाईलैंड की फ़ौज का और कंबोडिया की फ़ौज का। ये दोनों फ़ौजें जो हैं, थाईलैंड और कंबोडिया, ये दोनों आर्मीज़ जो हैं, इनमें ज़्यादातर ताकतवर कौन है? मैंने वैसे आपको जेनेरिक बताया है कि थाईलैंड की फ़ौज ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा पावरफुल है और उसने इन्वेजन की है। इसका मतलब है वो ऑलरेडी ऑफेंसिव पे है और ताकतवर ही इन्वेजन करता है, कमज़ोर हमेशा डिफेंस पे रहता है। तो जो थाईलैंड की फ़ौज है वो तकरीबन 3,60,000 3,60,000 सोल्जर्स फौजी एक्टिव मिलिट्री फौजी आर्म फोर्सेस में है इस टाइम थाईलैंड के। इसके अलावा जो थाईलैंड का मिलिट्री डिफेंस बजट है पिछले साल का वो $5.7 बिलियन था। अब आप सोचिए कि थाईलैंड जैसा छोटा मुल्क, उसको इतने बड़े मिलिट्री बजट की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके लेओस के साथ मामलात ख़राब हैं, उसके कंबोडिया के साथ मामलात ज़्यादा ख़राब हैं, तो उसको इतना बड़ा मिलिट्री बजट लेने की ज़रूरत थी। फिर अमेरिका उसको बैक करता है। तो देखिए थाईलैंड जो है इसका